अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस खिलजी और आप देख रहे हैं व्हाट कम नेक्स्ट। तो स्टार्ट वेलकम टू व्हाट कम नेक्स्ट ऑन यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के हवाले से मटेरियल और लेक्चर मिलते रहेंगे। टू मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको फौरन से मिल जाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरेज साइंस के कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following is an example of molecule? Right answer is DNA. इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल की? वो है डीएनए। अब डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए बना किस चीज से होता है? डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में आपके आते हैं फॉस्फेट आता है, शुगर का एक मॉलिक्यूल आता है और कुछ न्यूक्लियोटाइड बेसिस आती है। अब वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस कौन सी होती है? वो 4 किस्म की होती है, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन और ग्वानाइन। जब डीएनए बनता है तो उसमें आपके एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन और ग्वानाइन के पेयर्स में ये मिलते हैं। जिस तरह हम फिगर में देख सकते हैं कि एडेनाइन और थाइमाइन आपस में मिले हैं डबल बॉन्ड के साथ, इसी तरह साइटोसिन और ग्वानाइन मिले हैं 3 बॉन्ड के साथ। इस तरह ये पेयर चलते चलते पूरा डीएनए तैयार होता है और इसको हम डबल हेलिक्स भी बोलते हैं। कि जिस तरह हम दूसरी फिगर के अंदर दूसरी पार्ट में हम देख रहे हैं किस तरह ये डीएनए बना हुआ है, तो ये इस तरह का डीएनए की फिगर होती है और इस तरह का डीएनए की शेप होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल हेलिक्स। ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती है ये बीच में होती है किसके? 2 बैकबोन जिनको हम कह सकते हैं, या इनको 2 वॉल भी कह सकते हैं। वो वॉल किसकी होती है, वो बैकबोन किसकी होती है? वो होती है शुगर और फॉस्फेट की। इस तरह फिगर में नजर आ रहा है। A group of very similar interbreeding organisms constitutes. Right answer is species. जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि सिमिलर हो, जब वो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं, यानी कि सेम ग्रुप सेम ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जब आपस में इंटरब्रीडिंग करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्पीशीज कहते हैं। मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज इनहैबिटिंग द सेम आर फॉर्म। राइट आंसर इज पॉपुलेशन। जब एक तरह की स्पीशीज आपस में इंटरब्रीडिंग करती हैं और वो अपनी स्पीशीज को बढ़ाती हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। जिस तरह ह्यूमन आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, और अगर हम एनिमल्स में चाहे तो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स की सेम स्पीशीज जब आपस में इंटरब्रीडिंग करती है तो अपने ग्रुप ऑफ स्पीशीज को बढ़ा रही होती है। इस चीज को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड फैक्ट्स एंड फिगर्स a scientist formulate a facultative statement called. Right answer is observation. जब कोई साइंटिस्ट किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, किसी भी न्यू चीज को देखते हैं, या कोई डिस्कवरी को देखते हैं, या कोई इन्वेंशन को देखते हैं, तो वो उस पर एक स्टेटमेंट देते हैं। उस चीज को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद बहुत सारे स्टेप हैं और वो आखिर में जाकर वही ऑब्जर्वेशन अगर वो तमाम स्टेप से गुजरती है तो वो आखिर में जाके थ्योरी बन जाती है। यानी कि ऑब्जर्वेशन से लेके थ्योरी तक का जो एक प्रोसेस है वो बहुत सारे स्टेप से होता हुआ गुजरता है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डैश। राइट आंसर इज सेल। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया था, क्या डिस्कवर्ड किया था? सेल डिस्कवर्ड किए थे। यानी सबसे पहले सेल को देखने वाले जो ह्यूमन बीइंग थे वो कौन थे? वो रॉबर्ट हुक थे। Steps involved in scientific method are. Right answer is C. जिस तरह हम लोगों ने पिछले एमसीक्यू में पढ़ा था कि कोई स्टेटमेंट दी जाती है जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक साइंटिफिक मेथड होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो सबसे पहला आपका स्टेप आता है एक्यूमुलेटेड डेटा, उसके बाद आता है आपका हाइपोथेसिस, फिर आपकी आती है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, और फिर उसका न्यू डेटा कलेक्शन, और फिर लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट को देखें, फर्स्ट करें अगर हम किसी पेन को देखते हैं तो वो हम पेन का डेटा कलेक्ट करेंगे, किस चीज से बना है, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। फिर हम उन तमाम डेटा के ऊपर एक हाइपोथेसिस देंगे। जब उस हाइपोथेसिस पे
काम हो जाएगा, फिर हम उस हाइपोथेसिस के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन दे देंगे और उस ऑब्जर्वेशन पर फिर मजीद एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे कि क्या जो हाइपोथेसिस दी गई है वो सही है, क्या जो मटेरियल बताया गया है हाइपोथेसिस और डेटा के अंदर वो सही है। अगर वो सही निकलता है, एक्सपेरिमेंट के बाद फिर आता है हम मजीद फिर उसमें न्यू चीजें ऐड कर और फिर हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे और फिर उसका कंक्लूजन भी अगर सही वही निकलता है जिस तरह डेटा हमें जमा हुआ था, जिस तरह हाइपोथेसिस दी गई थी, तो फिर जाके वो मजीद आपकी थ्योरी बन जाती है और थ्योरी पर भी काम चलता रहता है अगर वो थ्योरी गलत साबित नहीं होती। मलेरिया इज एसोसिएट विद, राइट आंसर इज एनोफिलीज मॉस्किटो। जो मलेरिया है वो किसके जरिए होता है, वो होता है एनोफिलीज मॉस्किटो, यानी कि एनोफिलीज मॉस्किटो यानी कि फीमेल मॉस्किटो। जो ये एनोफिलीज मॉस्किटो है ये एक फीमेल मॉस्किटो है और फीमेल मॉस्किटो ही होती है जो कि मलेरिया कॉज करती है। बायोलॉजिस्ट क्रास डिस्कवर्ड द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन, राइट आंसर इज 1898। जो बायोलॉजिस्ट क्रास जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था लाइफ साइकिल किसकी, प्लाज्मोडियम की। कब की थी, 1898 के अंदर। अभी प्लाज्मोडियम क्या है, ये प्लाज्मोडियम है आपका एक पैरासाइट जो कि मॉस्किटो में पाया जाता है। जिस तरह हमने पिछले एमसीक्यू से पढ़ा था कि मलेरिया कॉज करने के लिए कौन सी मॉस्किटो होता है, वो फीमेल मॉस्किटो होती है जिसका नाम है एनोफिलीज, ठीक है। अब उसके अंदर ये पैरासाइट मौजूद होता है जो कि मॉस्किटो से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हो जाता है और देन आगे जाके फिर ये मजीद प्रॉब्लम कॉज करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज, राइट आंसर इज पेनिसिलिन। जो सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी वो कौन सी थी, वो पेनिसिलिन थी। इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, राइट आंसर इज एडवर्ड जेनर इन 1795। यानी कि इम्यूनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैक्सीनेशन के जरिए ये अमल सबसे पहले किसने बताया था, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये इंट्रोड्यूस करवाया था एडवर्ड जेनर ने। तब 1795 के अंदर कि हम अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वैक्सीनेशन लगवाकर। जिस तरह पोलियो की वैक्सीन लगती है, पोलियो की वैक्सीन लगती ही इसीलिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमें पोलियो वायरस अटैक ना करे इन फ्यूचर। The science of growing terrestrial plant in an aerated solution is, right answer is hydroponic। साइंस अब ग्रो कर रही है प्लांट्स को, टेरेस्ट्रियल प्लांट को, कहां पर, एक सॉल्यूशन के अंदर। इस पूरे अमल को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे अमल को हम बोलते हैं हाइड्रोफोनिक। यानी कि हाइड्रोफोनिक एक टेक्निक है जिससे हम वाटर के जरिए, पानी के जरिए अपनी सब्जियों को, अपने मुख्तलिफ प्लांट्स को उगा सकते हैं बिना किसी मिट्टी के, बिना किसी जमीन के। इससे फायदा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ की जमीन ग्रो नहीं करवा सकती ठीक से किसी भी फ्रूट को या किसी भी वेजिटेबल को, तो वो कंट्री ये टेक्निक अडॉप्ट करते हैं और अब ये इतनी आम हो गई है कि हर कंट्री इसको अडॉप्ट कर रहा है। एन एजुकेटेड गेस इज कॉल्ड, राइट आंसर इज हाइपोथेसिस। कोई भी एजुकेटेड गैस यानी कि हमने डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा की बिना पर हमने एक हाइपोथेसिस दे दी। जिस तरह मैंने आपको पेन की एग्जांपल दी थी कि हमने एक पेन देखा, उसके अंदर हमने बताया कि इसमें ये मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, इसमें प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है, इसमें सिल्वर इस्तेमाल हुआ है, इसमें लिक्विड इस्तेमाल हुआ है और इस तमाम चीजों मिलकर एक पेन बनता है। ये मेरी एक हाइपोथेसिस है। अब इस हाइपोथेसिस को मैं आगे पेश करूंगा और इस हाइपोथेसिस पर डेटा की बुनियाद पर ऑब्जर्वेशन की जाएगी। अगर ऑब्जर्वेशन क्लियर होती है तो फिर मजीद उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और ये पूरा प्रोसेस चलता है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। और इन तमाम स्टेप से होते हुए जाकर एक थ्योरी तैयार होती है। यानी कि थ्योरी बनने के लिए इन तमाम प्रोसेस से गुजरना किसी भी चीज को होता है और थ्योरी इतनी आसानी से नहीं बनती। थ्योरी बनने के लिए सालों लग जाते हैं, किसी भी थ्योरी को कंफर्म होने के लिए सालों लग जाते हैं। इवन जिसने थ्योरी दी है कभी कभी तो वो बेचारा भी इस दुनिया में नहीं रहता और उसके जाने के बाद उसकी थ्योरी अप्रूव हो रही होती है। डॉली, द शीप वाज अ हाईली सक्सेसफुल क्लोन फ्रॉम अ सोमेटिक सेल रिपोर्टेड बैक इन, राइट आंसर इज 1996।
अब इसमें 2-3 चीजें इस्तेमाल हुई है इस एमसीक्यू में। सबसे पहले हम समझते हैं ये डॉली। ये डॉली क्या है? ये डॉली एक शीप है जिसको क्लोन किया गया था, जो किसी भी ब्रीडिंग से नहीं पैदा हुआ था, जबकि ये क्लोन होकर पैदा हुआ था। और ये किस से क्लोन हुआ था? ये सोमेटिक सेल से क्लोन हुआ था। अब यह सोमेटिक सेल एक वर्ड आया है। अब सोमेटिक सेल क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी बनी होती है 2 टाइप के सेल से, एक सोमेटिक सेल और एक हमारे जर्म सेल। अब ये सोमेटिक सेल और जर्म सेल में क्या फर्क होता है? जर्म सेल हमारे वो सेल्स होते हैं जो हमें रिप्रोडक्शन के टाइम काम आते हैं, लाइक हमारे स्पर्म एंड ओवम, ये हमारे जर्म सेल होते हैं। जबकि जो सोमेटिक सेल्स है ये हमारे पूरी बॉडी के सेल्स होते हैं, लाइक हमारे स्किन सेल, हमारे लंग सेल, हमारे हार्ट सेल, यानी कि हमारी पूरी बॉडी जो बनी होती है वो बनी होती है सोमेटिक सेल से। यानी कि अगर हमें किसी ह्यूमन बीइंग की क्लोनिंग करनी है तो हमें उसके जर्म सेल नहीं चाहिए होंगे, हमें उसके स्पर्म या ओवम नहीं चाहिए होंगे, हमें उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट में से कोई हिस्सा लेकर उसके सेल्स हमें चाहिए होंगे, और उसके उस सेल से, यानी कि अगर हम किसी के हेयर ले लें तो उस हेयर से भी हम क्लोनिंग कर सकते हैं। अगर हम किसी के स्किन टिश्यू ले लें तो उससे भी हम क्लोनिंग कर सकते हैं। तो क्लोनिंग करने के लिए हमें जो चाहिए होते हैं वो सोमेटिक सेल चाहिए होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि सोमेटिक सेल्स एक ऐसा सेल्स होता है जिसमें तमाम बॉडी की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, यानी कि पूरी बॉडी में जो भी पार्ट बने हैं उस हर पार्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। लेकिन सोमेटिक सेल्स, जिस तरह अगर हम बात करें लंग सेल्स की, तो लंग सेल्स बना रहे होंगे सिर्फ लंग्स, लेकिन उनके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होगी आई सेल बनाने की, उनके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होगी स्किन सेल बनाने की, लेकिन उनको काम मिल गया है क्या? लंग्स बनाने का, तो वो लंग्स बना रहे होंगे। इसी तरह हमारी स्किन सेल्स है, स्किन सेल्स का काम होता है स्किन बनाना, लेकिन उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है लंग सेल बनाने की भी, आई सेल बनाने की भी, बोन सेल बनाने की भी। तो इसीलिए क्लोन के अंदर हम सोमेटिक सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप रोटेशन हेल्प इन एरेडिकेशन ऑफ डिजीज। जो क्रॉप रोटेशन होती है वो मदद करती है किसमें? एरेडिकेशन ऑफ डिजीज। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या है और एरेडिकेशन ऑफ डिजीज क्या है? यानी कि किसी जमीन पर अगर हम कोई फसल उगाते हैं तो वहां पर फसल उगने के साथ साथ कुछ डिजीज भी पैदा हो जाती है। अब अगर नेक्स्ट टाइम भी हम वही फसल उगाते हैं तो वो डिजीज इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो हमारी उस आने वाली फसल को तबाह कर देती है। तो हमें क्या करना होता है? हमें रोटेशन करनी होती है, यानी कि अगर हमने इस साल कोई फसल लगाई है तो नेक्स्ट टाइम हम दूसरी फसल लगाएंगे उस जमीन पर, ताकि एरेडिकेशन मींस एलिमिनेशन, यानी कि डिजीज एलिमिनेट हो जाती है। क्यों? वो बनी है पहली वाली फसल के लिए, लेकिन जब हम दूसरी फसल उसमें उगा देंगे तो वो डिजीज वहीं खत्म हो जाएगी। और इससे फायदा ये होता है कि जिस तरह हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, यानी कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी कुछ सब्जियां, कुछ इस तरह की प्रोडक्ट होती है जो कि सर्दियों में आती हैं, कुछ इस तरह की प्रोडक्ट होती है जो कि गर्मियों में ग्रो होती है। तो इनके अंदर भी हमें फायदा मिल जाता है, एरेडिकेशन ऑफ डिजीज से हम बच जाते हैं, यानी कि हमारी फसल खराब होने से बच जाती है। इसीलिए हम क्रॉप्स के अंदर रोटेशन करते हैं। पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड लाइक माउंटेन्स यूजुअली हैव अ डैश। राइट आंसर इज लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। वो लोग जो कि हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, लाइक माउंटेन एरियाज के ऊपर, तो उनके अंदर ज्यादातर क्या होता है? उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में रहने की वजह से उनकी बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है। जब ऑक्सीजन उनकी बॉडी को ज्यादा चाहिए, यानी कि उनकी बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो उनको ऑक्सीजन गेनिंग प्रोडक्ट है, यानी कि रेड ब्लड सेल जो कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो वो भी ज्यादा होंगे। जब वो ज्यादा होंगे तो ही तो हमारी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाएगी उन लोगों के लिए जो कि हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। Which character differentiate living thing from non-living organism? Right answer is B. वो कौन सा करेक्टर है जो कि डिफरेंशिएट करता है लिविंग थिंग को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से? वो है क्या? They are highly organized and complex made of one or more cell
एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल। यानी कि लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करने के लिए जो मेन चीज चाहिए होती है वो है आपका सेल, एक या एक से ज्यादा सेल, और वो सेल अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल को भी रखते हो, कैरी करते हो। तो यही चीज सिर्फ ओनली सेल और जेनेटिक मटेरियल, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करती है। Which vitamins is needed for the formation of a light sensitive pigments in the retina? Right answer is विटामिन ए। वो कौन सा विटामिन है जो कि हमें चाहिए होता है लाइट सेंसिटिव पिगमेंट बनाने के लिए? किसके अंदर? रेटिना के अंदर। वो हमें कौन सा विटामिन देता है? वो हमें विटामिन ए देता है। यानी कि विटामिन ए से हमारी आंखें और स्ट्रॉन्ग होती है। द एवरेज इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, राइट आंसर इज 37 सेंटीग्रेड। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? वो 37 सेंटीग्रेड तक होता है। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, राइट आंसर इज पैलेंटियोलॉजी। यानी कि फॉसिल्स की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैलेंटियोलॉजी। यानी कि जब भी कोई फॉसिल्स की स्टडी करता है, फॉसिल्स यानी कि वो चीज जो जमीन में हजारों साल से दफन है, उस चीज को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? पैलेंटियोलॉजी। और उस बंदे को हम क्या बोलेंगे जो कि स्टडी कर रहा है? उसको हम पैलेंटियोलॉजिस्ट बोलेंगे। अबाउट डैश ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ मैमल इज वाटर, राइट आंसर इज 70। मैमल्स के अंदर जो बॉडी वेट होता है वो 70% वाटर का होता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो, डोंट शाय टू कमेंट बिलो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। शुक्रिया।